यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन को डिस्कस। इसका पीडीएफ मैंने मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम पे डाल दिया था। आई होप आपने इनको कर लिया होगा। तो अब आप इसको जो है वो टैली कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लॉजिकल रीजनिंग का आया था, फैलेसी का क्वेश्चन था ये, इन दिस हॉस्पिटल। क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा। बोलता है इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में सम नर्सेज डू नॉट वियर वाइट ड्रेस। कुछ नर्स ऐसी है जिन्होंने वाइट ड्रेस नहीं पहनी है। सम डॉक्टर हैव प्राइवेट प्रैक्टिस, कुछ डॉक्टर है जिनकी प्राइवेट प्रैक्टिस है। एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब आर ऑफ हाई कॉस्ट, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन जो बताई है वो क्या है हाई कॉस्ट की है। देयरफॉर, इसलिए ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल इज ऑफ द पुअर क्वालिटी, इसलिए इस हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है वो पुअर क्वालिटी का है। तो ये जो है व्हाट फैलेसी डज दिस आर्गुमेंट मेक, तो ये जो आर्गुमेंट है वो किस फैलेसी को बताता है? तो ये है जी आपका फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप फैलेसी जो है वो लॉजिकल फैलेसी है। तो इसमें क्या होता है, ए स्मॉल एक्शन विल प्रोड्यूस ए चेन ऑफ इवेंट विच विल लेड टू नेगेटिव आउटकम। इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। तो एक एक्शन जो है वो नेगेटिव हुआ तो उसके सारी चीजें जो उसके एडवर्स में चली जाए तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। तो फर्स्ट का हो गया सेकंड। अगला क्वेश्चन आया, ए कॉलेज टीचर डज रिसर्च। ए कॉलेज टीचर है, उसने रिसर्च किया विद ए व्यू टू डिपिक्ट द रियल सिचुएशन रिलेटिंग टू द होम कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द हॉस्टल प्रोवाइडेड फॉर। एक कॉलेज टीचर था, उसने कुछ रिसर्च किया जिसके अंदर वो जो है वो क्या करना चाह रहा है, वो डिपिक्ट करना चाह रहा है, बोलते शो करना चाह रहा है रियल सिचुएशन रिलेटिंग टू द होम कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द हॉस्टल प्रोवाइडेड फॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट विल बी हेल्पफुल टू डू सो। तो इसके लिए मतलब जब आपको जो है वो क्या करना है, रिसर्च करना है जिसके अंदर आपको जो है वो शो करना है सिचुएशन रिलेटिंग टू द होम कंडीशन ऑफ स्टूडेंट एंड द हॉस्टल प्रोवाइडेड। तो उसके लिए आप किस रिसर्च फॉर्मेट को इस्तेमाल करोगे? तो आप लोग जो है इसके लिए यूज करोगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। इस फॉर्मेट में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को जो है वो क्या करते हैं, इंक्लूड करवाते हैं किसके अंदर, हमारी रिसर्च स्टडी में। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन विच द रिसर्चर नॉट ओनली ऑब्जर्व, यहां पे रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता रिसर्च पार्टिसिपेंट को, बट ऑल्सो एक्टिवली एंगेज भी होता है इन द एक्टिविटी एज अ रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो सेकंड का जो आंसर बनता है वो बनेगा क्या आपका, सी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक दे रखी है, एग्जांपल दे रखा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो क्या होती है जी, इसमें हम क्या करते हैं, द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलस। मतलब यहां पे जैसे मान लो एक फादर जो है वो क्या करता है, अपने बच्चे को ये बोलता है कि बेटा ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आ गया 4। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब जो है वो क्या होता है, द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। पनिशमेंट का मतलब क्या, इट इज ए पेनफुल और aversive stimulus is presented to stop the occurrence of the behavior। और extinction का मतलब जो है वो होता है withdraw of the present stimulus और application of the aversive stimulus to stop the behavior। तो आपका थर्ड का जो आंसर बनता है वो बनेगा क्या, सी। थर्ड का बना क्या, सी। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू द अनुपलब्धि। अनुपलब्धि एज ए मीन्स ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ट्रू है रिगार्डिंग द अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, अभाव से, ठीक है। अभाव जो है वो भी एक मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। जब अपने पास में ज्यादा मीन्स, मतलब जो अगर मान लो किसी चीज की जो है वो क्या होती है, आपके पास में अनुपलब्धि होती है तो वो भी एक मीन्स ऑफ नॉलेज बनता है। अब यहां पे एग्जांपल जो इसका क्या दिया हुआ है, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू अनुपलब्धि। तो ये क्या है, आई डू नॉट कॉग्नाइज द पोर्ट ऑन द टेबल देयरफॉर इट इज एब्सेंट। मैं कॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं पोर्ट, टेबल के ऊपर पोर्ट है या नहीं है, मैं इसको कॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए वो क्या है, एब्सेंट है। तो ये जो है वो आपका ट्रू है विद रेफरेंस टू द अनुपलब्धि। तो फोर्थ का वैसे फर्स्ट आंसर जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट ही दिख गया अपने को। नेक्स्ट, इन केस द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च इज हेट्रोजीनियस। अगर कभी ऐसा है कि पॉपुलेशन जो है रिसर्च के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस है, मतलब उनके जो सेम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग टेक्निक विल एंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल यूनिट। तो इनमें से कौन सी जो सैंपलिंग टेक्निक है वो ऑप्टिमम रिप्रेजेंट करेगी किसको, सैंपलिंग यूनिट को। तो हम किसको लेके चलते हैं, हम यहाँ पे लेके चलते हैं किसको, स्ट्रेटिफाइड को। किसको, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम लोग जो है एक मेथड सैंपलिंग है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाइवर्जन ऑफ पॉपुलेशन को लेके आते हैं इन द स्मॉलर सब ग्रुप, मतलब छोटे छोटे स्टेटा मेंटेन करते हैं और उनके बेस पर एक पूरा सैंपल जो है वो क्या करते हैं, मेक करने का काम करते हैं। तो फिफ्थ का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आगे
A research scholar, while finally reporting the research result in the form of thesis, acknowledged the support of his or her supervisor in the preface. जो रिसर्च स्कॉलर था, जब उसने अपना थीसिस को सबमिट किया तो उस टाइम पे उसने जो है वो एक्नॉलेज किया सपोर्ट ऑफ हिज और हर सुपरवाइजर, अपने सुपरवाइजर की सपोर्ट को भी क्या किया, एक्नॉलेज किया. दिस विल बी ट्रीटेड एज, तो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एथिकलिटी. ये पार्ट है किसका, एथिकलिटी का. आगे ये बोलता है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो एक से क्या है, बड़ा है, जो साइमल्टेनियसली एक साथ वो क्या है, किसी दूसरे इंटीजर का स्क्वायर भी है और उसका क्यूब भी है. तो बताओ वो क्या है. अब अगर बात करते हैं 8 का, तो 8 क्यूब तो है 2 का, 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन 8 जो वो स्क्वायर नहीं है किसी इंटीजर का. 9 स्क्वायर है 3 का, लेकिन वो क्यूब नहीं है. 36 जो है वो स्क्वायर है 6 का, लेकिन वो क्यूब नहीं है. और 64 जो है वो स्क्वायर है 8 का और क्यूब है किसका, 4 का. 8 8 जा 64, हाँ जी, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. तो ये, तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 64. तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो एक से ज्यादा है, जो साइमल्टेनियसली जो है वो क्या है, स्क्वायर भी है और क्यूब भी है किसका, सर्टेन इंटीजर का. तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 64. आगे, ए पर्सन बाय 3 आइटम, एक पर्सन है उसने जो 3 आइटम खरीदी 1500 रुपए ईच. 3 आइटम 1500 की एक, तो 3 आइटम कितने की होगी, 45 होगी. 2 आइटम परचेस करी 1800 ईच, एक आइटम 1800 की, तो 2 कितने की होगी, 36 होगी. ऑन द टोटल बिल, टोटल बिल के ऊपर डिस्काउंट उसको मिला 10% इज गिवन, 10% का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया. तो 8100 का टोटल अमाउंट था और 10% डिस्काउंट, 8100 का 10% 810 डिस्काउंट हो गया. तो बचा कितने, 7290 की पड़ी. तो बोलते हैं एवरेज कॉस्ट बताओ आइटम की कितनी पड़ी. टोटल आइटम कितनी है, 5 आइटम 7290 की पड़ी, तो एक आइटम कितने की पड़ी, 7290 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1458. आंसर जो बनेगा वो बनेगा 18th का बी. नेक्स्ट, द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग. जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो फर्स्ट एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग होता है, आपका फर्स्ट लेवल है टीचिंग का, ठीक है. तो इसके अंदर जो एमएलटी की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं एम्फेसिस जो है एमएलटी का वो किन के ऊपर होता है. तो एमएलटी के एम्फेसिस की अगर मैं बात करूंगा तो इसका एम्फेसिस होता है किसके ऊपर, पहले मैंने इसके बारे में लिखा, मेमोरी लेवल इज द फर्स्ट एंड द थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग. आगे, इट इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन. मेमोरी लेवल में हम लोग जो है हमारा मेन फोकस रहता है किसके ऊपर, रोट मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट एंड अलाउ द लर्नर टू रिटेन टू रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल व्हेन एवर रिक्वायर्ड. तो इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस का जो एरिया रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा जी आपका सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडिया, जी बिल्कुल रहेगा. इसके बाद में हम लोग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट, रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, नो सर. सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द अनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, बिल्कुल. क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसमें, नहीं. रोट मेमोराइजेशन क्रिटिकल थिंकिंग का काम नहीं होता. मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं. सेग्रीगेशन वन फीचर फ्रॉम अनदर, नो. तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी एंड ई, बोले तो बी ऑप्शन. तो 9th का जो है वो कौन सा, बी. आगे, स्वैपिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर रोल इन कम्युनिकेशन हैपन टू. स्वैपिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर बन गया, डिकोडर एनकोडर बन गया. अगर ये स्वैप हो गया तो ये किसका पार्ट है, ये फीडबैक का पार्ट है. क्योंकि फीडबैक के अंदर जैसे मान लो मैंने आपको कोई बात बोली, अब आप फीडबैक दोगे, तो अब मैंने आपको कोई बात बोली, आई एम द सेंटर, यू आर द रिसीवर. फिर आपने उसके ऊपर फीडबैक देना है, तो आई एम द रिसीवर, यू आर द सेंटर. तो यहां पे ये क्या बोलेगा कि स्वैपिंग जो है ऑफ एनकोडर डिकोडर रोल इन कम्युनिकेशन हैपन टू द फीडबैक एनालिसिस. तो 10th का आएगा सी. 11th, आइडेंटिफाई द टर्म एक्स इन द सीरीज. ये आपको सीरीज दे रही है 3 2 11 14 27 34 51 फिर एक्स. इसमें आपको जो है वो सीरीज को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. अब देखो यहां पे जो है वो दे रखा है, ये जो नंबर है n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर माइनस 2 n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर माइनस 2, ये आपका जो है वो रूल लगा हुआ है. ये वाला रूल जो है वो आपका लगा है. अब यहां पे देखो क्या n, मतलब ये 1 से यहां शुरू हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, 3, हाँ जी. 2 स्क्वायर माइनस 2 2, हाँ जी. 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9 और 2 11. फिर 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 14. 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 27. 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34. 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2 तो 49 प्लस 2 51. और 8 स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64. 64 में 2 गया कितना, 62. आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 11th का ए, 62. आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आर्गुमेंट. इनमें से कौन सा जो है वो आर्गुमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. आर्गुमेंट वो है जिससे हम दूसरे पर्सन को जो है परसुएड करना चाहते हैं, ठीक है. तो आर्गुमेंट जो है वो क्या होता है, इधर या तो वैलिड होता है या फिर क्या होता है, इनवैलिड. तो 12th का आएगा ए. ये हमने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन वैसे. चलो आगे देखो, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एडोलिसेंट. जो एडोलिसेंट लर्नर है उसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है विच डिटरमाइन हिज और हर सोशल
एंड मोरल डेवलपमेंट इज द, वो क्या होता है, इज अ टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स, नो, वो क्या होता है, इज अ कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग, मॉडलिंग बिहेवियर फॉर इमेल्यूटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड। यहां पे एडोलेसेंट जो है वहां पे उसका जो मेन कंसर्न होता है वो किसके होता है, हीरो वर्शिपिंग के ऊपर होता है, मतलब वो जो है वो एक मॉडलिंग बिहेवियर जो है वो चाहता है। तो आंसर जो आएगा 13th का वो क्या आएगा, बी, क्योंकि बचपन के अंदर सबके कोई ना कोई रोल मॉडल होता है ना, वही चीज है यहां पे। आगे 14th, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो एक पर्पसफुल होता है, मतलब वो किसी ना किसी रीजन के लिए होता है, और दूसरा प्रैग्मेटिक होता है जिसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको, लैंग्वेज को फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ पर्पसफुल एंड प्रैग्मेटिक, सी एंड डी, बोलते 14th का डी। 15th, when a large number of students with a different performance level are there in the class, जब बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर, ठीक है, for uniform imparting of the educative interaction, और उनको एक जैसी अगर आपने एजुकेशन इंपार्ट करनी हो, टीचर शुड आउट फॉर द कम्युनिकेशन, तो टीचर किस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करेगा, तो वो आएगा टेक्नोलॉजी अनेबल्ड। टेक्नोलॉजी अनेबल्ड के अंदर आप जो है वो रियल टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा इसका 15 का वो बी। 16th, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, सबसे पहले असर्शन दिया गया, बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड। बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो आपका डिसाइड होता है किससे, बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड से, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द सोसाइटी डिमांड एंड द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना। और इसका रीजन ये बोल रहे हैं पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शन शुड गाइड लर्नर टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द सोशल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल सही बात है, जो पॉजिटिव जो एक्शन होंगे वो लर्नर को गाइड करेंगे कि वो नॉलेज गेन करेगा किसका, सोशल सिग्निफिकेंस की, मतलब सोशल इंपोर्टेंस की नॉलेज को क्या करेगा, गेन करेगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों बातें क्या है, सही, और रीजनिंग प्रॉपर्ली जो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि ऊपर क्या बोला असर्शन में कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो डिसाइड होता है किसके द्वारा, बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड, भाई सोसाइटी की क्या डिमांड है उसके बेस पर जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, डिपेंड होता है। और रीजन ये बोला क्योंकि पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शन जो होंगे, अगर आप पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शन सिखाएंगे बच्चों को क्लासरूम के अंदर, तो उनको सोशल सिग्निफिकेंस की नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों की दोनों बातें सही है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथोलॉजी आर कंट्रीब्यूटेड डायरेक्ट लर्निंग, इनमें से कौन सा जो डायरेक्ट लर्निंग मेथोलॉजी का जो है वो पार्ट है। तो सबसे पहले टीम टीचिंग डायरेक्ट लर्निंग का पार्ट है, नो सर। सिमुलेशन देख देख के सीख जाना, खुद से सीख जाना, डायरेक्ट लर्निंग का पार्ट है, भी बिल्कुल है। दूसरा लेक्चर विद और विदाउट द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, नहीं। पार्टिसिपेशन द वर्क, खुद पार्टिसिपेट करना वर्कशॉप में, डायरेक्ट लर्निंग का पार्ट है, बिल्कुल है। मूव ह्यूरिस्टिक लर्निंग का पार्ट है, बिल्कुल है। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन लर्निंग का पार्ट है, नो। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, बी, डी एंड ई, ए। क्लासरूम इंटरेक्शन आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय, क्लासरूम जो इंटरेक्शन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है लार्जली बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, बाय द स्टूडेंट कमिटमेंट, जो स्टूडेंट की कमिटमेंट है उससे जो है क्लासरूम का इंटरेक्शन जो है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। नेचुरल बात है, अगर बच्चा पढ़ के आएगा तो आपका इंटरेक्शन अलग लेवल का रहेगा, बच्चा नहीं पढ़ के आएगा तो आपका जो इंटरेक्शन वो अलग लेवल का रहेगा। तो 18th का आंसर जो है वो है ए। 19th, ए 5 year old man has a son, एक 50 साल का बंदा है और उसका एक लड़का है जिसकी उम्र जो है वो 2/5 है अपनी एज की, उसकी एज 50 साल है, तो बच्चे की एज कितनी होगी, उसका 2/5, तो 50 का 2/5 जो है वो कितना हो गया, 20 साल हो गया, ठीक है। ठीक है जी, अब बोलते हैं हाउ मेनी ईयर, कितने सालों के बाद में रेशियो जो होगा उनका फादर सन का वो 5:3 होगा। तो देखो कितने साल के बाद, मान लो x ईयर है तो x 50 + x अपॉन 20 + x = 5/3। हाँ जी, अब इसके बेस पर जो है वो अपना x निकलेगा कितना, 25। तो 25 साल के बाद हम ये बोलेंगे कि फादर का और सन के जो एज का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 5:3 रहेगा। चलो जी आगे। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल द मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर बात करेंगे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का, तो इसमें जो है इसका कौन सा इसका एग्जांपल है, तो ये इसका आंसर जो है वो आएगा क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके अंदर हम टेस्ट करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, ये टेस्ट करते हैं पर्टिकुलर नॉलेज या स्किल को, तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये मतलब अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का, तो सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस को जिसमें आप इवेल्यूएट कर सकते हैं वो है जो कौन सा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, सी। लो जी, ये हो गए 20 क्वेश्चन, इसको कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने पेपर नंबर 2 के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।